दोस्तों आज की वीडियो में हम सी टेट 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं और इस वीडियो में हम गणित के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न ये दिया है हमारे पास, लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 रुपये है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सा का कुल मूल्य क्या है ये बताना है, बक्से का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखेंगे इसमें ये दिया है हमारे पास 10,290 बुक्स को पैक करना है, ठीक है। और एक बक्से में कितनी आती हैं, वो पूछ रहे हैं कि 98 आती हैं। तो इससे हम भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बक्सों की कुल संख्या आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इससे भाग करेंगे हम भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 105 105, ठीक। तो हमारे पास आ गई है बक्सों की संख्या। बक्सों की संख्या कितनी आई हमारे पास, 105। तो 105 बक्सों की कीमत पूछ रहे हैं वो। एक बक्से की कीमत कितनी है, टोटल बक्से है ना हमारे पास, इतनी सारी बुक्स थी हमारे पास, 10,290 तो किताबें हैं और 98 एक बॉक्स में 98 जो पुस्तकें हैं वही पैक कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बक्सों की संख्या निकाल ली हमने, इसको भाग करेंगे तो 105 बक्से आ गए हमारे पास टोटल। तो ये पूछ रहे हैं कि पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य, एक बक्से का मूल्य दिया हुआ हमारे पास, एक बॉक्स का मूल्य दिया है हमारे पास ये 518 रुपये। तो 105 बॉक्स का कितना होगा, 105 बॉक्स का पूछ रहे हैं वो, तो 518 गुणा कर देंगे 105। तो ये गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 54,390। ऑप्शन नंबर ए 390। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास, ये पेडागोजी का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना। तो इस विषय को पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करना, प्रमाणिक इकाई का विकसित करना या प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणिक इकाई को विकसित करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा श्रेणी क्रम हमारे लिए बेस्ट होगा, ये होगा सबसे पहले क्या, तुलना करना, फिर अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करेंगे, उसके बाद प्रमाणिक मापों का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला प्रश्न है हमारे पास, चौथी कक्षा में विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। तो ये दिया है एक पैराग्राफ, विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। तो यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। तो किस अधिगम के उद्देश्य का उल्लेख करता है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, प्रक्रियात्मक ध्येय, सुव्यवस्थित ध्येय या सामाजिक ध्येय या विषयात्मक ध्येय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुव्यवस्थितता ध्येय। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, मोतियों की माला, बिंदु सीट, गिन तारा या द्विमुखी पटल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिंदु सीट। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है। तो किस में प्रोत्साहित करता है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, विश्लेषण और संप्रेषण में, या वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, या वे समस्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, या मित्रों को सहयोग देने में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, विश्लेषण और संप्रेषण करने में, ठीक है। शून्य सबसे अधिक, क्योंकि वाद विवाद हो रहा है तो वो किसको प्रोत्साहित करेगा, विश्लेषण और संप्रेषण को प्रोत्साहित करेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो
असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। ठीक है, एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन, देखो संख्याओं की बात हो रही है या इसमें यानी कि गणना संबंधी बात हो रही है। ठीक है, तो गणना संबंधी जो विकार होता है उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेटर से रिलेट कर लेते हैं हम इसको, डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगर देखो लिखने की एक क्षमता है तो उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ठीक है, और पढ़ने की है तो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है संख्याओं और परिकलन को, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है। तो ये बताना है, ऑप्शन है हमारे पास क्योंकि यह उसमें बहुत मदद करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास मानसिक, किस चीज़ में मदद करते हैं ये बताना है। ऑप्शन है मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। तो पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है समझना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, या 15 गुणा 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ये खुले अंत वाला प्रश्न हो जाएगा, खुले अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। जब आप बच्चों को कहोगे कि 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, तो इसमें हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से गुणा करके दिखा सकता है, तो इसलिए ये खुले अंत वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या का कारण है, तो क्या कारण है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, गणित में रुचि का अभाव, या अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, या शून्य के महत्व की समझ का अभाव, या पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। किस चीज़ कौन सी समस्या का कारण है इसमें, ये है हमारा पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया और इसकी समझ का अभाव। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है हमारे पास, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके, वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के साथ दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, तो वे बताना है कि कौन से स्तर पर हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, स्तर 1 विश्लेषण स्तर, या स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, या स्तर 3 औपचारिक निगमन, या स्तर 4 मानसिक चित्रण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कौन से हैं, 0 स्तर पर हैं अभी मानसिक चित्रण, क्योंकि वे दिखावट के अनुसार उनको क्या वर्णित और वर्गीकृत कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी स्तर 0 पर हैं, ये डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित की गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। ऑप्शन है हमारे पास, दंड आरेख, बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों को तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं पर दूसरे के विचारों का खंडन करना, या गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये नेगेटिव दे रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, ठीक है, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों के तुरंत उत्तर दे रहे हैं, ये भी नहीं, और बार ग्राफ भी। तो क्या संप्रेषण का उल्लेख की क्षमता का विकास किसमें होगा, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो ये हमारा पॉजिटिव दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह
क्या कर सकते हैं, तो वह इनमें से क्या विभाजन कौन सी अवस्था में है ये बताना है। विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, या संक्रियात्मक अवस्था में है, या परिमाणात्मक अवस्था में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कौन सी अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है। जैसे संक्रियाएं पूछ रहे हैं ना, आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो इसलिए संक्रियात्मक अवस्था में है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या केंद्र होना चाहिए, इन ऑप्शन में से बताना है, ये दिया है हमारे पास। उच्चतर गणित की तैयारी, या गणित के अमूर्त विचार जानना, या कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, या विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। देखो इसमें ये पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पॉजिटिव वर्ड, दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता करना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास पंक्तिबद्धता, या गणना, या अंक लिखना, या संरक्षण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संरक्षण। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं है, नेगेटिव वाला पूछ रहे हैं कि संख्या की समझ का। देखो पंक्तिबद्धता करेंगे उसमें भी संख्या को समझ पाएंगे, गणना में भी और अंक लिखने में भी। बाकी संरक्षण ये हमारा क्या है, नेगेटिव दे रखा है इसमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संरक्षण। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने गणित के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।